ऑल सेट। तो आइए आज डिस्कस करते हैं थियोरीज ऑफ फेडरलिज्म को, मतलब कि फेडरलिज्म के रिलेटेड हम अलग अलग थियोरीज को डिस्कस करेंगे। हम थियोरीज को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो अगर हमें कंपैरेटिव फेडरलिज्म को समझना है, हमें अगर अलग अलग देशों के फेडरल स्ट्रक्चर को कंपेयर करना है, अगर हमें अलग अलग देशों के फेडरल स्ट्रक्चर्स को समझना है, उनको कंपैरेटिवली डिस्कस करना है, उनको स्टडी करना है, तो हमें फेडरलिज्म का जो थ्योरेटिकल डोमेन है उसके बारे में भी समझना होगा। क्या थियोरीज है रिगार्डिंग द फेडरलिज्म, वो हमें समझना होगा। जब हम किसी चीज की एक थियोरी को समझते हैं तभी हम उस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं, उसके ऊपर हम कंपैरिजन या कंपैरेटिव तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो टू अंडरस्टैंड कंपैरेटिव फेडरलिज्म इट इज पर्टिनेंट टू अंडरस्टैंड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ फेडरलिज्म। जब मैं थियोरीज ऑफ फेडरलिज्म की बात करता हूं तो हम फेडरलिज्म की थियोरीज को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास आती है क्लासिकल या फिर ट्रेडिशनल थियोरीज, हमारे पास एक क्लासिकल या ट्रेडिशनल थियोरी आती है फेडरलिज्म की। एक हमारे पास आती है मॉडर्न या कंटेम्पररी थियोरी ऑफ फेडरलिज्म। तो हमारे पास दो प्रकार की थियोरीज आती हैं रिगार्डिंग द फेडरलिज्म। एक वो थियोरी है जो ट्रेडिशनल या फिर क्लासिकल थियोरी है, एक मॉडर्न थियोरी है। मतलब कि एक क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है, एक मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट है। तो दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है थियोरीज ऑफ फेडरलिज्म को। आइए सबसे पहले हम समझते हैं क्लासिकल या फिर ट्रेडिशनल थियोरी ऑफ फेडरलिज्म। मतलब कि क्लासिकल और ट्रेडिशनल थियोरी क्या है फेडरलिज्म की। क्लासिकल या ट्रेडिशनल का मतलब हो गया कि ट्रेडिशनल या फिर पुरानी या ओल्ड कंसेप्ट क्या है फेडरलिज्म का। तो जब मैं क्लासिकल थियोरी ऑफ फेडरलिज्म की बात करता हूं, यहां पे क्लियरली ये कहा गया है कि फेडरल स्ट्रक्चर वैसा स्ट्रक्चर होता है, फेडरल गवर्नमेंट वैसी गवर्नमेंट होती है, अ गवर्नमेंट वेयर पावर्स आर क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। जहां पे पावर्स को क्लियर तरीके से डिवाइड किया जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में। मतलब कि पावर का डिवीजन हमें यहां पे देखने को मिलता है। यहां पे ये कहा गया है कि हमारे पास टू सेट ऑफ गवर्नमेंट्स होंगी, हमारे पास डुअल पॉलिटी होगी या फिर थ्री सेट ऑफ गवर्नमेंट्स होंगी, जहां पे पावर्स को क्लियरली डिवाइड किया जाएगा। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास होगा और क्लियर तरीके से पावर्स को डिवाइड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अमेरिका की बात करूं तो वहां पे एक तो फेडरल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, बाकी रीजनल गवर्नमेंट्स हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। तो वहां पे पावर्स को क्लियर तरीके से डिवाइड किया गया है और वहां पे इंडिपेंडेंसी है, वहां पे ऑटोनॉमी है दोनों सेट के पास। मतलब कि जो सेंटर है वो भी इंडिपेंडेंट है और स्टेट्स भी इंडिपेंडेंट हैं। तो दोनों अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, दोनों का अलग अलग जुरिस्डिक्शन है, दोनों की अलग अलग पावर्स हैं, अथॉरिटी है। तो दोनों इंडिपेंडेंट तरीके से, ऑटोनॉमस तरीके से काम करते हैं। क्लियर तरीके से अपना अपना फील्ड उनके पास है, अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन उनके पास है। वो इसके काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, ये उसके काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। सेंटर स्टेट्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा और स्टेट्स जो है वो सेंटर के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगी। देयर इज क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर्स। तो जब मैं बेसिक कंडीशन की बात करता हूं, मतलब क्लासिकल थियोरी जिन्होंने दी, उनका ये कहना है कि हमारे पास कुछ बेसिक कंडीशंस हैं फेडरलिज्म की। क्या वो बेसिक कंडीशंस हैं? जैसे कि हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए होना चाहिए ताकि पावर्स वहां पे क्लियर तरीके से डिवाइड की जाएं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा हो कि सेंटर की क्या पावर्स होंगी, स्टेट्स की क्या पावर्स होंगी। तो सेंटर की जुरिस्डिक्शन को और स्टेट की जुरिस्डिक्शन को क्लियर तरीके से डिफाइन किया गया हो, इसलिए हमारे पास वहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। हमारे पास रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो इतनी आसान तरीके से अमेंड ना हो सके, इतने आसान तरीके से वो चेंज ना हो सके, एक्सेप्ट 2/3 मेजॉरिटी। मतलब कि 2/3 मेजॉरिटी के बिना उस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड ना किया जाए। अगर 2/3 मेजॉरिटी होगी, अगर आपके हाउस के 2/3 मेंबर्स, 2/3 मेंबर्स अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रस्ताव पास करते हैं, तभी वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंड हो। तो देयर शुड बी अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मींस दैट इट कैनॉट बी चेंज्ड इजिली, कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड इजिली। तो हमारे पास रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। हमारे पास इंडिपेंडेंट एंड इंपार्शियल जुडिशरी होनी चाहिए। हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, इंपार्शियल जुडिशरी होनी चाहिए कि अगर दोनों के बीच कोई डिस्प्यूट आ जाता है, अगर पावर्स को लेके सेंटर और स्टेट्स के बीच कोई डिस्प्यूट आ जाता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो जुडिशरी वहां पे अपना फैसला दे सके। जुडिशरी वहां पे ये डिसाइड कर सके कि कौन सही है कौन गलत है। जुडिशरी का वहां पे फैसला होगा और जुडिशरी का फैसला जो है दोनों के ऊपर बाइंडिंग होगा और जुडिशरी ये डिसाइड करेगी, जुडिशरी उस डिस्प्यूट को सॉल्व करेगी। उसके बाद हमारे पास एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। मतलब कि एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये है कि जैसे फाइनेंस
है तो फाइनेंस दोनों के बीच क्लियरली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, मतलब कि स्टेट्स को सेंटर के ऊपर निर्भर ना होना पड़े रिसोर्सेज के लिए, फाइनेंस के लिए। जैसे कि अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया में फेडरलिज्म तो है, लेकिन स्टेट्स पूरे तरीके से सेंटर के ऊपर जो है वो फाइनेंस के लिए डिपेंड करती हैं, मतलब निर्भर होती हैं। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में स्टेट्स के अंदर अगर सेंटर की सरकार नहीं है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं जैसे सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, अगर स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है तो उन स्टेट्स को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उनको फाइनेंस नहीं मिलता, उनको रिसोर्सेज नहीं मिलते। तो अगर वहां पे बीजेपी की सरकार होती है तो वहां पे उनको वो फाइनेंस दे देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर वो फाइनेंस के लिए, रिसोर्सेज के लिए सेंटर के ऊपर डिपेंड करती हैं, सेंटर के ऊपर निर्भर हैं। मगर यहां पे ये कहा गया है कि किसी भी सेट को, किसी भी गवर्नमेंट को, सेंटर को या स्टेट को एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। स्टेट का अपना फाइनेंस हो, स्टेट का अपना जो है बजट हो, अपना फाइनेंस हो, और सेंटर का अपना फाइनेंस हो, एक दूसरे के ऊपर किसी को डिपेंड ना होना पड़े। क्योंकि हमारी स्टेट ऑटोनॉमस तरीके से तब काम कर पाएंगी ना जब उनके पास फाइनेंस होगा, अपने पास रिसोर्सेज होंगे ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर पाए। स्टेट्स ऑटोनॉमस अगर नहीं होंगी, मतलब कि अगर स्टेट्स के पास अपना फाइनेंस नहीं होगा तो वो ऑटोनॉमस नहीं होंगी, वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, तो फिर क्लियर तरीके से दोनों हिस्से, दोनों जो गवर्नमेंट्स हैं, सेंटर या स्टेट, वो अपने हिसाब से काम नहीं कर पाएंगी, क्लियर तरीके से डिवीजन के तहत वो काम नहीं कर पाएंगी। तो एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, बोथ इन्फ्लुएंस अपॉन द लाइव्स ऑफ सिटीजंस। अब सेंट्रल गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट्स हो, रीजनल गवर्नमेंट्स हो, दोनों जो हैं वो सारे के सारे नागरिकों के ऊपर जो है वो उनकी जिंदगी के ऊपर असर डालते हैं। अब आप इंडिया की बात कर लें, इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी कई सारी स्कीम्स जो है वो इंडिविजुअल हर एक नागरिक के ऊपर एप्लीकेबल है। हमारी स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स भी हमारे ऊपर एप्लीकेबल है। तो यहां पे कहा जाता है कि हमारे पास डबल सिटीजनशिप है, यहां पे नहीं कहा जाता है, अमेरिका में कहा जाता है कि अमेरिका के लोगों के पास डबल सिटीजनशिप है। वो सेंटर के भी नागरिक हैं, वो स्टेट्स के भी नागरिक हैं, तो सेंटर का भी उनको बेनिफिट मिलता है, सेंटर भी उनकी लाइफ्स के ऊपर इंफ्लुएंस डालता है और स्टेट्स भी डालती हैं। तो इसकी यहां पे बात की गई है। तो बेसिकली इसके क्या एक्सपोनेंट्स कौन है इसके सपोर्टर इस थियरी के? तो एवी डाइसे, उसके साथ जेम्स ब्राइसे और साथ ही साथ केसी बियर, ये लोग इसके बड़े एक्सपोनेंट्स हैं, ये लोग सपोर्ट करते हैं क्लासिकल या फिर ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ फेडरलिज्म को। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है? देखो, ट्रेडिशनल थ्योरी का कुछ क्रिटिसिज्म था, क्लासिकल थ्योरी का कुछ क्रिटिसिज्म था, इसीलिए मॉडर्न थ्योरीज डेवलप होके आई, इसलिए मॉडर्न थ्योरी जो है वो डेवलप होके आई। इसका क्रिटिसिज्म ये था कि यहां पे कहा गया है कि क्लियर कट क्या होनी चाहिए? क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर होनी चाहिए। क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर का मतलब यह हुआ कि दोनों हिस्से, दोनों गवर्नमेंट्स अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो यहां पे कॉपरेशन की बात नहीं की गई है, यहां पे यह नहीं कहा गया है कि सेंटर और स्टेट्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव तरीके से काम करेंगी, कोऑर्डिनेशन की बात नहीं की गई है, मिलजुल कर काम करना है इसकी बात नहीं की गई है। यह कहा गया है कि तुम भी इंडिपेंडेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट्स भी इंडिपेंडेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंडिपेंडेंट है। स्टेट गवर्नमेंट्स इंडिपेंडेंटली अपने स्फेयर्स के अंदर डिसीजंस लेंगी और सेंट्रल गवर्नमेंट्स इंडिपेंडेंटली अपने स्फेयर्स के अंदर डिसीजन लेंगी। तो यहां पे कॉपरेशन को पूरी तरीके से निगेट कर दिया है। यहां पे कॉपरेशन जो होना चाहिए, जो इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में, उसको खत्म कर दिया है। यहां पे यह कहा गया है कि स्टेट्स अपने हिसाब से अपने स्फीयर के अंदर काम करेंगी और सेंटर अपने स्फीयर के अंदर काम करेगा। तो यहां पे इंटरडिपेंडेंस को निगेट कर दिया है, इसको नोटिस नहीं किया, कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन को निगेट कर दिया और साथ ही साथ ओनली फोकस ऑन इंटरडिपेंडेंसी एट बोथ इंडिपेंडेंसी एट बोथ लेवल्स। सिर्फ इस चीज के ऊपर फोकस किया गया है कि ऑटोनॉमी होनी चाहिए स्टेट्स के पास और सेंटर के पास। तो अपने अपने जगह पर स्टेट्स भी इंडिपेंडेंट हैं और जो सेंटर है वो भी इंडिपेंडेंट है अपने स्फीयर के अंदर। तो इस चीज की यहां पे बात की है, ये इसका क्रिटिसिज्म आता है और इसी क्रिटिसिज्म को लेके मॉडर्न थियरीज जो है वो डेवलप होके आती हैं। ओके, तो आइए सेकंड इसके अंदर डिस्कस करते हैं मॉडर्न या फिर कंटेम्पररी थियरीज ऑफ फेडरलिज्म। पहले हमने ट्रेडिशनल या क्लासिकल थियरीज को डिस्कस कर लिया, थ्योरी को डिस्कस कर लिया, जहां पे हमें देखने को मिलता है कि वो क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं, कॉपरेशन को निगेट कर रहे हैं। सेकेंडली हमारे पास कौन सी आती हैं? मॉडर्न या फिर कंटेम्पररी थियरीज आती हैं फेडरलिज्म के बारे में। आइए समझते हैं क्या होती हैं ये। सो दीज थियरीज बिलीव इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड रिकॉग्नाइज मोर इंटरडिपेंडेंस बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड फेडरेटिव यूनिट्स। यहां पे इस चीज की बात की जाती है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए, सेंटर और स्टेट के बीच इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बिल्कुल क्लासिकल थियरीज का उल्टा। यहां पे ये कहा जाता है कि
सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर रीजनल गवर्नमेंट्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन होना चाहिए, इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए और मिलजुल करके दोनों की दोनों गवर्नमेंट्स जो हैं वो काम करेंगी। तो बेसिकली ये जो है वो इंटरडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं और साथ ही साथ कोऑपरेशन के ऊपर फोकस करते हैं। नो ऑर्गन कैन फंक्शन इन आइसोलेशन, यहां पे ये कहा जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट अकेले आइसोलेशन में काम नहीं कर सकती है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना होगा, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट्स अकेले आइसोलेशन में काम नहीं कर सकती हैं, उनको भी मिलकर स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ काम करना पड़ेगा। तो कोई भी गवर्नमेंट जो है वो आइसोलेशन में काम नहीं कर सकती है, दोनों लेवल्स पे जो है वो कॉपरेशन हमें चाहिए। ओल्ड स्टाइल फेडरलिज्म डिस्क्राइब्ड इन नॉन रिलेशनशिप बिटवीन द नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। न्यू स्टाइल फेडरलिज्म रेफर्स टू ए मल्टीफेसेटेड रिलेशनशिप ऑफ अ शेयर्ड एक्शन। तो यहां भी ये कहा जा रहा है कि जो ओल्ड स्टाइल फेडरलिज्म है, जो क्लासिकल थियरीज के अंदर डिस्कस किया जाता है, जो क्लासिकल और ट्रेडिशनल थियरीज के अंदर डिस्कस किया जाता है, तो ये जो ओल्ड स्टाइल फेडरलिज्म है, यहां पे किस चीज की बात की गई है? नॉन रिलेशनशिप की बात की गई है नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर। मतलब कि नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच कोई कॉपरेशन नहीं होना चाहिए, कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, दोनों ऑटोनॉमस हैं, इंडिपेंडेंटली काम करेंगी। लेकिन न्यू स्टाइल फेडरेशन के अंदर या फिर न्यू स्टाइल फेडरलिज्म के अंदर, जो मॉडर्न थियरीज के अंदर दिया गया है फेडरलिज्म, यहां पे मल्टी फैसेटेड रिलेशनशिप की बात की जाती है और शेयर्ड एक्शन की बात की जाती है। मतलब कि यहां पे अलग अलग लेवल्स पे मल्टी डायमेंशनल तरीके से, मल्टी फैसेटेड तरीके से जो है वो रिलेशनशिप होगा, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच कॉपरेशन होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। उसके बाद हम देखते हैं ये जो मॉडर्न थियरीज हैं, इनको हम दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। मॉडर्न थियरीज को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इसके अंदर आता है ओरिजिन थियरी ऑफ फेडरलिज्म और सेकंड इसके अंदर आता है फंक्शनल थियरी ऑफ फेडरलिज्म। जब मैं ओरिजिन थियरी ऑफ फेडरलिज्म की बात करता हूं, यहां पे किस चीज की बात की जा रही है? इट डिफाइंस फेडरलिज्म इन टर्म्स ऑफ सर्कमस्टांसेस, प्री रिक्विजिट्स एंड कंडीशंस व्हिच आर रिलेटेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल सिस्टम। तो बेसिकली ये फेडरलिज्म के ओरिजिन के बारे में थियरी है। मतलब कि फेडरलिज्म किन सर्कमस्टांसेस, किन रिक्विजिट्स और किन कंडीशंस के अंदर एस्टैब्लिश किया गया, उसके बारे में बात की जा रही है। बेसिकली फेडरलिज्म का ओरिजिन कैसे होगा, फेडरलिज्म को एस्टैब्लिश कैसे किया जाएगा, उसके रिक्विजिट्स क्या होंगे, उसकी कंडीशंस क्या होंगी, उसकी सर्कमस्टांसेस क्या होंगे, उसके बारे में ओरिजिन थ्योरी के अंदर जो है वो डिस्कस किया है। तो मैंने आपको अभी तक क्या बताया कि हम फेडरलिज्म की थ्योरीज को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आ गया क्लासिकल या ट्रेडिशनल थियरीज ऑफ फेडरलिज्म, दूसरा आ गया मॉडर्न थियरीज ऑफ फेडरलिज्म। मॉडर्न थियरीज ऑफ फेडरलिज्म को भी मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया, जिसमें ओरिजिन थियरी ऑफ फेडरलिज्म और फंक्शनल थियरी ऑफ फेडरलिज्म आती है। अब हम ओरिजिन थियरी ऑफ फेडरलिज्म को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि ओरिजिन थियरी ऑफ फेडरलिज्म का मतलब हो गया कि किन सर्कमस्टांसेस, किन कंडीशंस के तहत फेडरलिज्म का ओरिजिन हुआ, उसको एस्टैब्लिश किया गया। अब ओरिजिन थियरी ऑफ फेडरलिज्म को भी हम फर्दरली क्लासिफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। तो आइए इस ओरिजिन थ्योरी को फर्दरली तीन हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। कैसे इनको, इस ओरिजिन थ्योरी को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले यहां पे आता है सोशियोलॉजिकल थ्योरी, द मल्टी फैक्टर थ्योरी सेकंड, और थर्ड आती है द पॉलिटिकल थ्योरी। अब सोशियोलॉजिकल थ्योरी के अंदर क्या कहा गया है? सोशियोलॉजिकल थ्योरी की बेसिक अजम्पशन ये है कि फेडरलिज्म जो है वो फेडरल सोसाइटी के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता है। फेडरलिज्म इज पॉसिबल ओनली इन फेडरल सोसाइटी। तो फेडरल सोसाइटी के अंदर ही फेडरलिज्म पॉसिबल है। जब मैं ओरिजिन थ्योरी की बात कर रहा हूं, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ फेडरलिज्म, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रीरिक्विजिट्स रिक्वायर्ड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म कैसे एस्टैब्लिश होगा, क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं फेडरलिज्म को एस्टैब्लिश करने के? सोशियोलॉजिकल थ्योरी के अंदर यह कहा जाता है कि सोसाइटी जो है वो फेडरल होनी चाहिए अगर आपको फेडरलिज्म को एस्टैब्लिश करना है। फेडरल सोसाइटी का क्या मतलब है? इसके सबसे बड़े जो एक्सपोनेंट हैं वो कौन है? विलियम एस लिविंगस्टन है जो एक्सपोनेंट है इसके, जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, इस सोशियोलॉजिकल थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। फेडरल सोसाइटी का क्या मतलब है? फेडरल सोसाइटी का मतलब वो है, मतलब ये है कि वो सोसाइटी जहां पे डाइवर्सिटी हो, जहां पे डिफरेंट रिलीजन्स हो, रिलीजन्स के आधार पे डाइवर्सिटी हो, अलग अलग रेसिस हो, अलग अलग भाषाएं हो, हिस्ट्री अलग अलग हो, ज्योग्राफिकल डिविजन्स अलग अलग हो, उसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं, उसको हम फेडरल सोसाइटी कहते हैं। जैसे इंडिया इज अ फेडरल सोसाइटी, इंडिया हैज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग रिलीजन्स हैं, अलग अलग रेसिस हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग हिस्टोरिकल क्या बोलते हैं पर्सपेक्टिव्स हैं या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हैं, अलग अलग ज्योग्राफिकल डिविजन्स हैं। तो हमारी सोसाइटी जो है वो डाइवर्स सोसाइटी है, ये फेडरल सोसाइटी है। तो हमारी सोसाइटी के अंदर जैसे फेडरल सोसाइटी हमारी सोसाइटी है, यहाँ पे फेडरलिज्म जो है सूट करता है। फेडरलिज्म वहीं पे पॉसिबल हो सकता है जहां पे फेडरल सोसाइटी हो। सेकंड इसके अंदर आती है द मल्टी
मल्टीपल फैक्टर थियरी। मल्टीपल फैक्टर थियरी का मतलब ये है, इसको केसी वेयर जो है वो सपोर्ट करते हैं, केसी वेयर इसके एक्सपोनेंट हैं। केसी वेयर क्लासिकल थियरी को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो इस थियरी को भी सपोर्ट करते हैं, मल्टीपल फैक्टर थियरी को। दिस मल्टीपल फैक्टर थियरी इज रिगार्डिंग द ओरिजिन थियरी ऑफ फेडरलिज्म। तो मल्टीपल फैक्टर थियरी जो है ना, वो ओरिजिन ऑफ फेडरलिज्म के रिगार्डिंग है। ये सारी की सारी थियरीज जो हैं वो ओरिजिन थियरी ऑफ फेडरलिज्म के अकॉर्डिंग है, मतलब कि ओरिजिन कैसे हुआ फेडरलिज्म का। तो मल्टीपल फैक्टर थियरी के अंदर क्या कहा जाता है, केसी वेयर इसको सपोर्ट करते हैं, टॉक्स अबाउट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस टू द जेनेसिस ऑफ फेडरलिज्म। जहां पे ये बात की गई है कि फेडरलिज्म को एस्टैब्लिश करने के लिए वो नेसेसरी कंडीशंस क्या है, वो जरूरी कंडीशंस क्या है, वो सफिशिएंट कंडीशंस क्या है, क्या कंडीशंस होनी चाहिए अगर फेडरलिज्म को एस्टैब्लिश करना है। तो यहां पे केसी वेयर जो है वो दो कंडीशंस की बात करते हैं। वो दो कंडीशंस कौन सी हैं? सबसे पहले डिजायर फॉर यूनियन एंड रीजनल गवर्नमेंट्स। इस चीज की डिजायर होनी चाहिए कि हमें एक स्ट्रॉन्ग यूनियन गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करनी है और स्ट्रॉन्ग रीजनल गवर्नमेंट्स को इस्टेब्लिश करना है। तो सबसे पहले इस चीज की ख्वाहिश होनी चाहिए, डिजायर होनी चाहिए कि हम भाई एक रीजनल गवर्नमेंट्स को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, हम रीजनल इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को या फिर फेडरल गवर्नमेंट को भी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो एक डिजायर होनी चाहिए। और साथ ही साथ सेकंड इसके अंदर आता है द कैपेसिटी ऑफ रीजनल गवर्नमेंट्स टू रेज फाइनेंस। और दूसरा, रीजनल गवर्नमेंट्स की ये कैपेसिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए कि वो फाइनेंस को रेज कर सकें, वो रिसोर्सेज को रेज कर सकें, ताकि वो अपनी जितनी भी डिजायर्स हैं उनको रियलिटी में कन्वर्ट कर सकें। मतलब रीजनल गवर्नमेंट ऑटोनॉमस तरीके से काम कर सके, उसके पास इतना पैसा हो, इतने रिसोर्सेज हो, खुद वो रिसोर्सेज को रेज कर सके, खुद वो फाइनेंस को रेज कर सके, ताकि वो खुद अपना काम है उसको अच्छे से कर सके, उसको पैसे की जरूरत, मतलब पैसे की कमी ना हो, वो जो है अपने रिसोर्सेज को उस हिसाब से रेज कर पाए ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाए। तो ये भी सेकंड कंडीशन है इसकी। पहली कंडीशन क्या है कि भाई एक डिजायर होनी चाहिए कि हम यूनियन गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट्स को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, और उसके बाद सेकंड कि रीजनल गवर्नमेंट्स के अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि वो फाइनेंस को रेज कर पाए, ताकि वो सेंटर के ऊपर फिर डिपेंड ना रहें कि हमें पैसे चाहिए। उसके बाद थर्ड इसके अंदर आती है पॉलिटिकल थियरी। अब पॉलिटिकल थियरी के अंदर क्या आता है, इसकी बेसिक असम्पशन ये है कि जितना भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, सोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स इज क्रेडिबल फेडरलिज्म। तो जितनी भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं उनका एक ही सॉल्यूशन है कि एक क्रेडिबल फेडरलिज्म हो, एक अच्छा सा फेडरलिज्म हो, एक अच्छे तरीके का फेडरलिज्म हो। सारी की सारी अगर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स अगर चल रही है, जितनी भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिक्स के रिलेटेड या फिर पॉलिटिकल सिस्टम के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका एक ही सॉल्यूशन है कि एक क्रेडिबल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म हो। विलियम एच राइकर जो है इसके मेन एक्सपोनेंट हैं। तो विलियम एच राइकर इसको सपोर्ट करते हैं, इस थियरी को, पॉलिटिकल थियरी को। यहां पे ये कहा गया है कि टू टैकल इंपेरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म गिव ऑटोनॉमी टू रीजन्स एंड डेवलप कोऑपरेशन। तो यहां पे ये कहा गया है कि जैसे कॉलोनियलिज्म है, इंपेरियलिज्म है, ये लोग कैसे रूल करते थे अलग अलग देशों के अंदर, फोर्स से रूल करते थे, कोर्शन से रूल करते थे ना, मतलब कि फोर्स का इस्तेमाल करके जो ब्रिटिशर्स थे या फिर अलग अलग देश जो थे वो अपनी कॉलोनीज के अंदर रूल करते थे। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर तुम्हें कॉलोनियलिज्म या इंपेरियलिज्म को टैकल करना है तो तुम क्या करो, अपने रीजन्स को जो है वो ऑटोनॉमी दे दो और उनके साथ कोऑपरेशन में काम करो। सिंपल सा मतलब ये हुआ कि बाहर से कोई किसी रीजन को जो है कॉलोनी ना बना ले, उसके ऊपर रूल ना करे, उससे पहले आपको क्या करना है, उस रीजन को ऑटोनॉमी दे देनी है और वो अपने हिसाब से अपने आप को चला सके, ताकि उसकी ये मतलब कि उसको ये जरूरत ही ना पड़े कि वो किसी और देश के साथ या फिर किसी और की कॉलोनी बने। या बेसिकली आपको क्या करना है कि रीजनल गवर्नमेंट्स को ऑटोनॉमी देनी है और कॉपरेशन उनके साथ बिल्ड करना है और उनके साथ जो है वो इंटरडिपेंडेंस डेवलप करनी है और कॉपरेटिव तरीके से उनके साथ काम करना है। तो आप कॉलोनियलिज्म और इंपेरियलिज्म को भी यहाँ पे टैकल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो ओरिजिन थियरी थी, इसके अंदर भी तीन थियरीज आती हैं, सोशियोलॉजिकल थियरी, मल्टीपल फैक्टर थियरी और पॉलिटिकल थियरी, जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं। हम थियरीज ऑफ फेडरलिज्म पढ़ रहे हैं। थियरीज ऑफ फेडरलिज्म के अंदर हमने दो प्रकार की थियरीज पढ़ी। सबसे मतलब दो प्रकार की थियरीज आती हैं। एक तो आती हैं क्लासिकल या ट्रेडिशनल थियरीज और दूसरा आता है मॉडर्न थियरीज। क्लासिकल थियरी हमने पढ़ ली थी, उसके बाद हमने मॉडर्न थियरीज को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मॉडर्न थियरीज के विदिन हमारे पास ओरिजिन थियरी ऑफ फेडरलिज्म आती थी और साथ ही साथ फंक्शनल थियरी ऑफ फेडरलिज्म आती थी। ओरिजिन थियरी ऑफ फेडरलिज्म जो है वो फेडरलिज्म के ओरिजिन के रिगार्डिंग है। इसके विदिन हमारे पास तीन थियरीज आती है, सोशियोलॉजिकल थियरी और मल्टीपल फैक्टर थियरी और पॉलिटिकल थियरी। इनको हमने कवर कर लिया है। अभी हम समझते हैं फंक्शनल थियरी ऑफ फेडरलिज्म को। आइए अब डिस्कस करते हैं सेकंड थियरी जो मॉडर्न या फिर कंटेम्पररी थियरीज ऑफ फेडरलिज्म के अंदर आती है।
जिसको हम कहते हैं फंक्शनल थ्योरी ऑफ फेडरलिज्म या फंक्शनल थ्योरी ऑफ फेडरेशन। यहाँ पे किस चीज की बात की जाती है? दिस फंक्शनल थ्योरी ऑफ फेडरेशन डिस्कसेस अबाउट द स्फीयर्स ऑफ ड्यूटीज एंड अथॉरिटी ऑफ बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो यहाँ पे इस थ्योरी के अंदर बेसिकली इस चीज की बात की जाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी क्या होगी, उनका स्फीयर ऑफ जुरिस्डिक्शन क्या होगा, उनका स्फीयर ऑफ ड्यूटीज क्या होगा, उनकी जुरिस्डिक्शन क्या होगी, वो कैसे काम करेंगी, उनकी सारी की सारी अथॉरिटी क्या होगी और साथ ही साथ उनका सारा का सारा स्फीयर क्या होगा। तो बेसिकली दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के स्फीयर्स की यहाँ पे बात की जाती है, उनके एरियाज ऑफ जुरिस्डिक्शन की यहाँ पे बात की जाती है कि दोनों के फंक्शंस क्या हैं, दोनों किस तरीके से परफॉर्म करेंगी अपनी ड्यूटीज को, अपने फंक्शंस को, अपनी अथॉरिटी को कैसे एक्सरसाइज करेंगी। तो दोनों की इंडिपेंडेंस की यहाँ पे बात की गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की इंडिपेंडेंस क्या है, उसकी जुरिस्डिक्शन क्या है, वेयर स्टेट गवर्नमेंट्स की इंडिपेंडेंस, उसकी जुरिस्डिक्शन, उसके फंक्शन क्या है। उसके बाद बोथ विल वर्क मोर इंडिपेंडेंटली इन देयर अलॉटेड जुरिस्डिक्शंस। यहाँ पे ये कहा गया है कि दोनों गवर्नमेंट्स जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स, अपने अपने स्फीयर्स के अंदर इंडिपेंडेंटली जो है वो एक्ट करेंगी, इंडिपेंडेंटली अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करेंगे, जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करेंगी। उसके बाद इसके अंदर कहा गया है इट कंसीडर्स फेडरलिज्म एज डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल स्फीयर ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे इस चीज की बात की जा रही है, ये थियरी जो है वो फेडरलिज्म को एक डायनेमिक और फ्लेक्सिबल स्फीयर ऑफ कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की तरह देखती है। मतलब कि यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो फेडरलिज्म है वो फ्लेक्सिबल है, वो डायनेमिक है, वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है, सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंगली उसको हम चेंज कर सकते हैं, और बेसिकली कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की यहाँ पे बात की जाती है। वर्ड्स एक इसके मेन एक्सपोनेंट हैं WATTS। तो वर्ड्स जो हैं इसके मेन एक्सपोनेंट आते हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली फंक्शनल थ्योरी ऑफ फेडरलिज्म का मतलब यही है कि भाई फेडरलिज्म के अंदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या होंगे, फेडरल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट्स के फंक्शंस क्या होंगे, उनकी जुरिस्डिक्शन क्या होगी, उनकी अथॉरिटी क्या होगी, इस चीज़ की यहाँ पे बात की गई है। अब जब मैं क्लासिकल थियरी ऑफ फेडरलिज्म या फिर ट्रेडिशनल थियरी ऑफ फेडरलिज्म की बात करता हूं, तो वहां पे क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर की बात की जाती है, वहां पे कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। उसकी अगर मैं साधारण से आपको एग्जांपल दूं तो अमेरिका की एग्जांपल ले लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एग्जांपल ले लीजिए, वहां पे क्लियर कट डिवीजन है पावर्स का। मॉडर्न या फिर कंटेम्पररी थियरीज ऑफ फेडरलिज्म की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आप इंडिया की एग्जांपल ले लीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की एग्जांपल ले लीजिए। यहां पे कोऑपरेशन बहुत ज्यादा है, यहां पे इंटरडिपेंडेंस बहुत ज्यादा है स्टेट और रीजनल गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। तो अगर आपको एग्जांपल चाहिए मॉडर्न थियरीज की तो आप आज के फेडरलिज्म इंडिया की ले सकते हैं, कनाडा की ले सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया की ले सकते हैं। इनको क्वासी फेडरल भी कहा जाता है, इसको इन फेडरलिज्म को क्वासी फेडरलिज्म भी कहा जाता है, इनको जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी कहा जाता है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस काफी ज्यादा है, कोऑपरेशन काफी ज्यादा चाहिए होता है, कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा चाहिए होता है। ये जो मॉडर्न थियरीज है ना, ये बेसिकली इंपीरिकल या एनालिटिकल स्टडी करती हैं फेडरलिज्म की। ये इस चीज के ऊपर फोकस करती हैं कि अभी क्या हो रहा है, व्हाट इज। वहीं दूसरी ओर अगर मैं क्लासिकल थियरी ऑफ फेडरलिज्म की बात करूं तो वो नॉर्मेटिव इन कैरेक्टर है, वो इस चीज की बात करती हैं कि क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी। तो बेसिकली इंपीरिकल, साइंटिफिक और एनालिटिकल स्टडी की जाती है मॉडर्न या फिर कंटेम्पररी थियरीज ऑफ फेडरलिज्म के अंदर। तो इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। मैं दोबारा से आपको पूरे के पूरे लेक्चर का एक ओवरव्यू देता हूं। हमने जो है वो थियरीज को डिस्कस किया फेडरलिज्म के बारे में। थियरीज को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक आ गई मॉडर्न थियरीज ऑफ फेडरलिज्म और एक आ गई क्लासिकल थियरीज ऑफ फेडरलिज्म। क्लासिकल थियरीज या फिर ट्रेडिशनल थियरीज ऑफ फेडरलिज्म या फिर ओल्ड थियरीज ऑफ फेडरलिज्म और मॉडर्न थियरीज ऑफ फेडरलिज्म। क्लासिकल थियरी को तो हमने पढ़ लिया। मॉडर्न थियरीज ऑफ फेडरलिज्म के अंदर हमने दो थियरीज को डिस्कस किया कि मॉडर्न थियरीज ऑफ फेडरलिज्म के अंदर फर्दरली दो थियरीज आती हैं। दो थियरीज कौन सी थी? द ओरिजिन थियरी ऑफ फेडरलिज्म और साथ ही साथ द फंक्शनल थियरी ऑफ फेडरलिज्म। ओरिजिन थियरी ऑफ फेडरलिज्म के विदिन हमने सोशियोलॉजिकल थियरी ऑफ फेडरलिज्म की बात की, मल्टीपल फैक्टर थियरी ऑफ फेडरलिज्म की बात की और पॉलिटिकल थियरी ऑफ फेडरलिज्म की बात की। उसके बाद सेकंड हमने फंक्शनल थियरी ऑफ फेडरलिज्म की बात की। और इसी के साथ हम इस टॉपिक को यहीं पे खत्म कर देते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।